लंबे समय का वेदर फोरकास्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। न्यू रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले 10 दिनों के मौसम की। देश भर में अगले 10 दिनों के दौरान कौन कौन से मौसम में चेंज देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि अभी भी लगभग कई जगहों पर टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो या मध्य भारत हो या पूर्वी भारत। यहाँ पर कई जगहों पर टेम्परेचर 38 39 और कई जगहों पे जिसमें गुजरात के कुछ कुछ इलाके भी शामिल हैं, यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री के करीब पहुँच चुका है। इस साल जो टेम्परेचर बढ़े हैं उसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है जो प्रशांत महासागर में वहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन का होना। आमतौर पर फरवरी मार्च में जो प्रशांत महासागर का नीनो 3.4 रीजन है, वहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से कम रहते हैं, यानी कि ला नीना कंडीशन बनी रहती है, जिसकी वजह से इस रीजन का प्रभाव पूरे ग्लोब पर पड़ता है। तो उस वजह से जो पूरे ग्लोब के टेम्परेचर है भी वो भी सामान्य सामान्य से थोड़ा कम रहते हैं। लेकिन इस बार हमें देखने को मिल रहा है कि न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई है, यानी कि लगभग हम मान के चलिए सामान्य तो है लेकिन न्यूट्रल कंडीशन है, ला नीना नहीं है। इस वजह से जो टेम्परेचर थोड़ा बढ़े हुए हैं तो उसका प्रभाव हमें भारत के लैंड रीजन समेत जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये यहाँ से हवाएं जो चल रही हैं, हवाएं अपने साथ नमी तो लेकर आ रही हैं, साथ ही साथ क्योंकि टेम्परेचर बढ़े हुए हैं तो गर्म हवाओं का प्रभाव हमें लैंड रीजन पर दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो आमतौर पर देखने को मिलता है कि न्यूट्रल कंडीशन जून से लेकर सितंबर के बीच बनी रहती है, लेकिन इस बार न्यूट्रल कंडीशन आप देख रहे होंगे कि फरवरी मार्च में ही न्यूट्रल कंडीशन आ गई है। तो यही वजह है कि टेम्परेचर सामान्य तौर पर कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है गुजरात के ऊपर बना हुआ एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन की वजह से हवाएं इस तरीके अरब सागर से होकर उत्तर भारत होते हुए मध्य भारत तक घूम रही हैं। यानी कि आप देख सकते हैं हवाएं जो हैं वो दक्षिण से एक तो नमी लेकर आ रही हैं। जब एंटी साइक्लोन बना बना होता है तो बादल नहीं बनते हैं, क्योंकि हवाएं जो हैं वो घड़ी की दिशा में घूमती हैं, तो उस वजह से हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती। तो यानी कि अगर हम कहें तो हवा में नमी तो है जो लैंड रीजन पर थोड़ा ग्राउंड से थोड़ी ऊंचाई पर है, लेकिन जो बादल हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि हवा में नमी होने की वजह से जो सूरज से आने वाली किरणें हैं उनको ये नमी रोक रही है, यानी कि रात में जो विकिरण है, सूरज का विकिरण है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से जो सूरज की गर्मी है वो रात में भी एटमॉस्फेयर में रुक जाती है और मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरा कारण देखें तो तीसरा कारण आपने देखा होगा कि जो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाएं गंगा के मैदानी भाग होते हुए जम्मू कश्मीर तक पहुंच रही हैं। तीसरा वजह यह है कि जब बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वो भी नमी लेकर उत्तर के मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं, तो यही वजह होगी। आपने देखा होगा कि जो पंजाब से लेके यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पंजाब के उत्तरी भागों से लेके हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाके, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर धुंध बनी हुई है और धूप का प्रभाव भी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। धुंधली धूप यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। उसकी वजह यही है कि लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ पर कई दिनों से चल रही हैं, जिसकी वजह से ये नमी बढ़ा रही हैं। नमी बढ़ने की वजह से जो मिनिमम टेम्परेचर है वहाँ पर वो सामान्य से ऊपर पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ हालांकि जो नमी बढ़ने की वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं, बिहार के तराई वाले इलाके, यहाँ पर नमी बढ़ने की वजह से जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हुए हैं, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो यहाँ पर अभी भी ऊपर बने हुए हैं। वजह ये है कि यहाँ पर भी नमी होने की वजह से जो सूरज से आने वाली किरणें हैं वो एटमॉस्फेयर में रात को वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से मिनिमम टेम्परेचर यानी कि रात के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। मोटे तौर पर हम अगर हम देखें तो यही 3 कारण हैं जिसकी वजह से भारत इस समय गर्मी जो है वो सामान्य तौर पर बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं ये मिनिमम टेम्परेचर का चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रात के टेम्परेचर विशेष रूप से आप देख सकते हैं पूरे जो गंगा के मैदानी भाग से लेके जम्मू कश्मीर तक टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ से बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाएं गंगा के मैदान के होते हुए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तक पहुँच रही हैं। तो जब ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी तो जो सूरज की किरणें हैं वो रात में एटमॉस्फेयर में वापस नहीं जा पाएंगी, तो जिसकी वजह से जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बढ़ेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर बढ़े हुए हैं वो जम्मू कश्मीर पर ही बढ़े हुए हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर धूप का प्रभाव सबसे ज़्यादा बना रहता है। और तो नीचे से जब बंगाल की खाड़ी की हवाएं जब यहाँ पर पहुंची नमी लेकर,
तो जो रात में जो सूरज की किरणें हैं, सूरज से आने वाली ऊष्मा है वो वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। लेकिन क्योंकि हवा में नमी है तो और दिन में धूप का प्रभाव अधिक रहता है, तो रात में जो नमी है वो सूरज की किरणों को वापस, यानी कि सूरज की गर्मी को जो है वो वापस नहीं जाने देती। यही वजह है कि पूरे जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बना हुआ है। कई जगहों पर टेम्परेचर जम्मू कश्मीर में 10 डिग्री या 9 डिग्री से लेके 11 डिग्री तक ऊपर बना हुआ है। इसके बाद नीचे की तरफ अगर हम देखें तो गंगा के मैदानी भागों में भी यही हाल है। आप देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी की आने वाली हवाएं हैं वो लगातार यहाँ पर सुबह के समय और रात के समय चल रही हैं। तो जिसकी वजह से एक तो एटमॉस्फेयर में धुंध बनी हुई है, धूप का प्रभाव काफ़ी कम है, लेकिन जो रात के टेम्परेचर हैं वो बढ़े हुए हैं, क्योंकि जो दिन में धूप वो यहाँ पर गंगा के मैदानी भागों में पहुँचती है तो वो रात में विकिरण के माध्यम से वापस नहीं पहुँच पाती और रात के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर डार्क रेड कलर है वहाँ पर 6 डिग्री से ज़्यादा है, और जहाँ पर रेड कलर है यानी कि ये पूरा रीजन यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से 4.5 से लेके 6.4 के बीच, यानी कि यहाँ पर 4 से लेके और 6 डिग्री तक ज़्यादा बने हुए हैं। इसके अलावा जहाँ पर ऑरेंज कलर है वहाँ पर 3 से 4 डिग्री तक ऊपर बने हुए हैं, और जहाँ पर येलो कलर है वहाँ पर 1 से लेके लगभग 3 डिग्री तक टेम्परेचर ऊपर है। और जहाँ पर हरा कलर है यानी कि मध्य प्रदेश से लेके नीचे तक के इलाके, यहाँ पर टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सामान्य के करीब ही है, यानी कि यहाँ पर अंतर ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम टेम्परेचर का चार्ट है, क्योंकि जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो दोपहर के समय उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो पूर्वी हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं हैं उनका प्रभाव हमें रात के समय और सुबह के समय ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही आप देख सकते हैं जो ये मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि दिन के समय जो अधिकतम तापमान है उनका चार्ट है, उसका चार्ट है यहाँ, यानी कि यहाँ पर दिन का टेम्परेचर कहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला है। क्योंकि एंटी साइक्लोन गुजरात के ऊपर बना हुआ है तो हवाएं इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, अरब सागर से लेकर नमी पाकिस्तान के रास्ते उत्तर भारत और मध्य भारत पर पहुंच रही हैं। तो ये अरब सागर से जब हवाएं पहुंचेंगी तो नमी भी लेकर आएंगी, और क्योंकि ये दक्षिण से आ रही हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर बढ़े हुए होंगे, यानी कि गर्म हवाएं गर्म भी होंगी। तो एक तो हवाओं में नमी और ऊपर से हवाएं दक्षिण से होने की वजह से गर्म है, तो यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से ज़्यादा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब यहाँ पर ही बने हुए हैं, क्योंकि जो हवाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड है, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग आप मान के चलिए सामान्य से ज़्यादा ऊपर नहीं है, यानी कि यहाँ पर अंतर 1 से लेके 3 डिग्री तक ही है। लेकिन जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड यहाँ का जो इलाका है यहाँ पर टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री के लगभग मान के चलिए यहाँ पर ज़्यादा बने हुए हैं। यही इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य के करीब बने हुए हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी यहाँ पर इकट्ठा है, और जो जो दिन के समय सूरज का प्रभाव है वो उसको कम कर रही है, यानी कि जो धूप का प्रभाव है दिन के समय उसको कम कर रही है। लेकिन क्योंकि जो सूरज की किरणें यहाँ पर पहुँच भी रही हैं लाइट डिनर पर, वो रात को वापस नहीं जा पा रही हैं, तो इसलिए वजह से मिनिमम टेम्परेचर तो यहाँ पर सामान्य से अधिक है, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो यहाँ पर सामान्य से कम बनी हुई है, क्योंकि धुंध की वजह से धूप का प्रभाव ज़्यादा यहाँ पर इन इलाकों में नहीं है। अब अगर हम आने वाले दिनों की मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में चाहे वो उत्तर भारत हो, मध्य भारत या पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर भारत, सभी जगहों पर प्री मानसूनी एक्टिविटी बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि अब आने वाले दिनों में WD आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि WD उतने सशक्त नहीं है, लेकिन जो नीचे से नमी बढ़ी हुई है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से जो सर्कुलेशन बनेगा तो उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां हमें आने वाले कई दिनों में उत्तर भारत व मध्य भारत पर दिखाई देंगी। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं ये 8 मार्च की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड यहाँ पर हल्के बादल देखे जा सकते हैं, और जो पाकिस्तान के रास्ते WD के पहुंच रहे हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है, लेकिन शाम के समय यहाँ पर भी बादल ज़रूर दिखाई देते हैं, और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और आने वाले दिनों में भी लगभग यही ट्रेंड यहाँ पर जारी रहेगा, चाहे वो केरल के इलाके हों, तमिलनाडु के पश्चिमी भाग हो या कर्नाटक के तटीय इलाके, यहाँ पर लगातार 1 सप्ताह तक बादल बनते रहेंगे और शाम के समय बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देती रहेंगी।
हालाँकि बारिश का ज़्यादा भारी होने की संभावनाएँ नहीं है, लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाएँ यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो उसका प्रभाव हमें कहीं न कहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र के जो दक्षिणी भाग है, गोवा, केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों पर दिखाई देगा। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर की रुख करें तो यहाँ पर नमी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और एक टर्फ जैसी कंडीशन बनी हुई है। तो उसके प्रभाव से यहाँ पर भी बादल आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं। चाहे वह पूर्वोत्तर के राज्यों हो, पूर्वी भारत हो, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाके शामिल रहेंगे। यहाँ पर भी आने वाले दिनों में बादल बढ़ने वाले हैं। इन सभी मौसमी परिस्थितियों में के बीच मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। 9 और 10 मार्च के आसपास आप देख सकते हैं जो प्रभावी डब्ल्यूडी है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके प्रभाव से मध्यम से भारी बारिश और वे बर्फबारी की गतिविधियां गिलगित बाल्टिस्तान से लेके जो जम्मू कश्मीर का निचला इलाका है, श्रीनगर उसके आसपास के भाग जो घाटी का इलाका है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। घाटी में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जबकि धीरे धीरे जब ये डब्ल्यूडी आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसका प्रभाव लेह लद्दाख पर भी दिखाई देगा। तो उस वजह से 10 और 11 तारीख के आसपास डब्ल्यूडी का प्रभाव की वजह से मध्यम दर्जे की बर्फबारी पहाड़ों पर राज्यों पर दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस डब्ल्यूडी का प्रभाव हमें हिमाचल के ऊपरी इलाकों पर भी दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बढ़ने की संभावनाएं हैं और हल्की बर्फबारी ऊंचाई वाले भागों पर हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में जो चाहे हिमाचल के इलाके हों या उत्तराखंड के, यहाँ पर सिर्फ बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश या बर्फबारी की संभावनाएं यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो सर्कुलेशन बना हुआ है तो उसके सर्कुलेशन की वजह से जो अरब सागर से हवाएं इस तरीके से राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के भागों तक पहुंच रही हैं, तो हमें उम्मीद दिख रही है कि 9 तारीख से लेके 11 और 12 तारीख के बीच यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं और कुछ गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। चाहे राजस्थान के पश्चिमी इलाके हों, बाड़मेर, जैसलमेर, तो राजस्थान के मध्य भाग, यहाँ पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, कुछ गतिविधियां दिख रही हैं। हालांकि संभावनाएं यहाँ पर सिर्फ 50% है, लेकिन क्योंकि इस समय फसल अपने पकाई पर है, तो इसलिए किसानों को अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल बेफ़िक्र नहीं रहना है कि यहाँ पर मौसम साफ़ और शुष्क रहेगा, लेकिन क्योंकि हवाओं की दिशा कुछ इस तरह बनी हुई है, सर्कुलेशन बना हुआ है, तो उसके प्रभाव से कुछ बादल हमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों पर बन सकते हैं और 1-2 जगहों पर कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम देखें तो राजस्थान के जो दक्षिणी भाग हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, यहाँ पर हवाओं की दिशा उत्तर-पश्चिमी बनी हुई है, तो उसके प्रभाव से यहाँ पर बादल बनने की संभावनाएँ कम दिख रही हैं। लेकिन इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ अगर हम देखें तो जो सर्कुलेशन है वो झारखंड के आस-पास बना रहेगा, तो उसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से हवाएँ इस तरीके से तराई के रास्ते बिहार और गंगा के मैदानी भागों पे पहुँचती रहेंगी और यहाँ पर दिन के समय धुंध बनी रहेगी। हालाँकि मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य के करीब रहेंगे कुछ जगहों को छोड़कर, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से ऊपर रहेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी बनी हुई है। सिमिलर वही कंडीशन बनी रहेगी। इसके साथ-साथ क्योंकि सर्कुलेशन बना है, तो कुछ बादल हमें जो बिहार के उत्तरी इलाके हैं, झारखंड के पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल से लगे हुए इलाके और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं और कुछ जगहों पर वेदर एक्टिविटी तेज हवाओं के साथ देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर सिर्फ अरुणाचल पर गतिविधियां होने की संभावनाएं दिख रही हैं। शेष राज्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और इन सभी भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। एक्टिविटी होने की संभावनाएं फिलहाल कम है, लेकिन कुछ जगहों पर यहाँ पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो महाराष्ट्र से लेके तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर और छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर मौसम ज़्यादातर जगहों पर शुष्क रहेगा। सिर्फ कुछ जगहों पर बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके नीचे दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, यहाँ पर बादल दिखाई दे सकते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंच रही हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं सिर्फ केरल और तमिलनाडु पर संभावित है। अंडमान पर हल्की से मध्यम बारिश होने के अंडमान पर हल्की से मध्यम, जबकि लक्षद्वीप पर हल्की बारिश संभावित है। 12 और 13 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं जो डब्ल्यूडी का प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और उत्तर से कुछ हवाएं मैदानी राज्यों की तरफ रुख करेंगी। तो जो पहाड़ी राज्यों पर हल्की बर्फबारी हुई होगी मध्यम दर्जे की, उसका प्रभाव हमें पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भाग और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिखाई दे सकता है और उस वजह से यहाँ पर 12 और 13 तारीख के आसपास और टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन डब्ल्यूडी के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी की संभावनाएं यहाँ पर बनी रहेंगी। उम्मीद दिख रही है कि इस डब्ल्यूडी के प्रभाव से 12 और 13 तारीख के आसपास भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और बर्फबारी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले भागों पर हो सकती है। ज़्यादा भारी बर्फबारी या बारिश की संभावनाएं नहीं है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो गुजरात,
और मध्य प्रदेश यहाँ पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावनाएँ गुजरात और राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ बादल दिखाई दें और गतिविधि हो जाए, लेकिन इसके आगे की तरफ अगर हम चलेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर कोई भी गतिविधि होने की संभावनाएँ नहीं है। 1-2 जगहों पर बादल ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा जो दक्षिणी राज्य हैं, यहाँ पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। उड़ीसा और उसके आस-पास यहाँ पर जो टर्फ जैसी कंडीशन बनी हुई है, तो उसके प्रभाव से शाम के समय कुछ बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं और 1-2 जगहों पर गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाओं का फ्लो यहाँ पर जारी रहेगा। तो उस वजह से कि शाम के समय कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर पर जो अरुणाचल का इलाका है, यहाँ पर भारी गतिविधि होने की संभावनाएँ हैं। लेकिन जो असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने की संभावनाएँ दिख रही हैं। अंडमान और लक्षद्वीप पर 12 और 13 तारीख के आसपास हल्की बारिश होने की संभावनाएँ हैं। 13 और 14 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं एक नया डब्ल्यूडी पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा। हालांकि डब्ल्यूडी ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन जो उसका सर्कुलेशन है वो थोड़ा नीचे की तरफ बनेगा, तो कमज़ोर, और वो भी बेहद कमज़ोर बनेगा। लेकिन क्योंकि नमी का फ्लो लगातार बंगाल की खाड़ी से जारी है, तो बंगाल की खाड़ी की जो नमी पूरे गंगा के मैदानी भागों पर इकट्ठा है, वो नमी बादलों में कन्वर्ट होगी और बारिश की गतिविधियाँ हमें पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा, दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर दिखाई दे सकती है। हालाँकि मुझे उम्मीद है कि कुछ बारिश की गतिविधियाँ 9-10 तारीख के आसपास ही राजस्थान, गुजरात के भागों पर दिखाई दे सकती है कुछ इलाकों में। लेकिन जो मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें तो मैदानी राज्यों में गतिविधियाँ की शुरुआत अभी के अपडेट के हिसाब से 13 और 14 मार्च के आसपास शुरू हो सकती है। तो उस वजह से और धीरे-धीरे ये वेदर सिस्टम जो सर्कुलेशन है वो पूरब की तरफ जाएगा, तो उसका प्रभाव हमें मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बाकी बचे हुए पूर्वी इलाके और बिहार यहाँ पर दिखाई देगा। और पूर्वोत्तर पर इस दौरान पूर्वोत्तर पर अच्छी वेदर एक्टिविटी शुरू होने की संभावनाएँ हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो जो लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाओं की वजह से टर्फ जैसी कंडीशन बनी हुई है और हवाएँ घड़ी की दिशा में घूम रही हैं, तो उस घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही हैं, तो उस वजह से जो वेदर एक्टिविटी है वो भी जो उड़ीसा से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर भी बढ़ने की संभावनाएँ हैं। इसके अलावा जो नीचे की तरफ अगर हम देखें तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यहाँ पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर बादल शाम के समय बनते रहेंगे, कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। ये आप देख सकते हैं, ये 15-16 तारीख के आसपास जो सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के आसपास बना रहेगा, तो उस सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएँ इस तरीके से ऊपर की तरफ उठेंगी। तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि 13 और 14 तारीख के आसपास से लेके 17 और 18 तारीख तक अब काफ़ी व्यापक स्तर पर गतिविधियां मध्य प्रदेश के इलाकों से लेके विदर्भ, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेके जो पश्चिमी भाग हैं, यहाँ पर तक वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं और काफ़ी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां इस मॉडल के हिसाब से देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी राज्यों पर काल बैसाखी जैसी स्थिति कई जगहों पर देखने को मिल सकती है, जिसमें तेज हवाओं के साथ अब तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर भारत की जब बात करें तो असम पर भी काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी इस मॉडल के हिसाब से देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर काफ़ी भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ हैं। हालाँकि मॉडल में चेंज होता रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके साथ-साथ जो इस सिस्टम का प्रभाव हमें महाराष्ट्र पर भी दिखाई देगा, तो इस दौरान हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी बढ़ सकती है। नीचे नीचे की तरफ अगर हम देखें तो केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम हवाएं जब वेदर सिस्टम पूरब की तरफ निकल जाएगा तो उत्तर पश्चिम हवाएं यहाँ पर प्रभावी हो जाएंगी। तो जो घड़ी की दिशा में घूमेंगी, तो हम उस वजह से यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे और मौसम साफ और शुष्क रहेगा, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो चुकी होगी, तो उसका प्रभाव से टेम्परेचर में ज़रूर यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। अंडमान और लक्षद्वीप पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं इस दौरान बनी हुई हैं।
17 और 18 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं जो वेदर सिस्टम है वो पूरब की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो गुजरात पर एक बार फिर से एंटी साइक्लोन बन जाएगा और उसके प्रभाव से एक बार फिर से जो दक्षिण से हवाएं यहाँ पर पहुँचने लगेंगी। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो बढ़ने रहेंगे और वो लगभग वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ पर क्योंकि सर्कुलेशन बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी से कुछ ना कुछ हवाएं बनी रहेगी और टर्फ जैसी कंडीशन यहाँ पर बनेगी। तो इस दौरान हमें उम्मीद दिख रही है कि 17 और 18 तारीख के आसपास बिहार के उत्तरी इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, जो तराई वाला इलाका है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ तक वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र है यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। दक्षिण में तो लगातार संभावनाएं बनी हुई हैं। पूर्व उत्तर पर भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं 17 और 18 तारीख को भी बनेगी। लेकिन जो पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पर डब्ल्यूडी का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन पीछे से एक नया डब्ल्यूडी आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका सर्कुलेशन भी आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान उसके आसपास बना हुआ है। तो एक बार फिर से 18-19 तारीख के आसपास वेदर एक्टिविटी पहाड़ों पर शुरू हो सकती है और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो इस समय मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है, आने वाले दिनों में पूरे मैदानी राज्यों में कई जगहों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। चिंता का विषय ये नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय ये है कि जिस समय फसल पक चुकी है तो उस समय बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। न्यू रिसर्च के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।